सरला के 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटा बेटा रोहित था। घर में रोहित ही शादी के लिए कमारा बचा था। सरला उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। सरला की तलाश मोनिका नाम की लड़की पर जाकर खत्म होती है। मोनिका दिखने में बेहद खूबसूरत थी, साथ ही दहेज में ढेर सारा सामान भी लाने वाली थी, जिस वजह से सरला मोनिका को बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन सरला अपनी बड़ी बहू कविता से कहती है, अरे बहू जल्दी से काम कर ले, शाम को हमने मोनिका के लिए हार भी लेने जाना है और गहने भी तो देखने हैं उसके लिए। वो तो ठीक है सासू माँ, लेकिन आप छोटी देवरानी के लिए ही शॉपिंग करेंगी या अपनी बड़ी बहू को भी कुछ दिलाओगी? आखिर शादी तो हमारे देवर की है ना। तो जाकर अपने पति से मांग, नहीं तो अपने बाप के घर से लेकर आ। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ उगाया है? मैं तो अपनी सबसे छोटी बहू, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत है और अच्छे घर से भी है, मेरे लिए खूब सारा दहेज ला रही है। मैं तो उसको ही सब दूंगी। तूने तो मेरे लिए किया ही क्या है? अच्छा जी, घर का सारा काम आपकी सेवा हम करें और आप कह रही हैं कि हमने आपके लिए किया ही क्या है? वाह 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 वाह। कविता बहू, शादी ब्याह वाला घर है, बेकार का समय बर्बाद करने से बेहतर है कि सारी तैयारियां अच्छे से कर ली जाए। आज मुझे गहने बनवाने जाना है, फिर कल कैटरिंग वाले के पास जाना है, बहुत काम है मुझे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेना। वैसे भी आजकल असली नकली में फर्क ही क्या है, सब एक जैसा ही तो है। रहने दो सासू माँ, इस दिखावे की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे घर वालों ने हमें इतना तो देकर भेजा ही है कि हमें दिखावे की जरूरत ना पड़े। जरूरत नहीं है तो फिर मांग क्यों रही है? और मैं तो वैसे भी कह रही हूँ कि जो भी तुम्हारे पास है पहन लेना। चल अब देर मत कर और मेरे साथ सुनार की दुकान पर चल। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू सुनार की दुकान पर जाकर खरीदारी करने लगती हैं। तभी कविता की नजर वहाँ रखी पायल पर जाती है। वो अपनी सास से धीरे से कहती है, सासू माँ ये पायल कितनी सुंदर लग रही है, प्लीज मुझे पायल दिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चुप रह, जब देखो कुछ न कुछ मांगना शुरू कर देती है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी नई बहू के लिए शॉपिंग करने आई हूँ, फालतू खर्चा नहीं करना मुझे। सासू माँ एक पायल की जोड़ी दिला दोगे तो क्या चला जाएगा आपका? मैंने तुझे कितनी बार कहा है शांति से खड़ी रह। चल अब चुपचाप से मेरी हेल्प कर नई बहू के गहने लेने में। मैं तुझे यहाँ इसीलिए लेकर आई हूँ, और अगर तू मेरी ये हेल्प भी नहीं कर सकती तो तू यहाँ से जा सकती है, अकेले ही शॉपिंग कर लूंगी मैं। बेचारी कविता अपनी सास की बातें सुनकर चुपचाप खड़ी रहती है। शॉपिंग करके जब वो दोनों घर आती हैं, तो सरला की मंझली बहू तारा उससे कहती है, सासू माँ जब आप घर पर नहीं थी ना, तो एक साड़ी वाला आया था और आपको पता है उसके पास बहुत सुंदर कलेक्शन था। मुझे तो अपने लिए 4 साड़ी पसंद आ गई और 2 मैंने दीदी के लिए भी पसंद की है। अरे वाह। अब तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, शादी तुम दोनों की है या मोनिका की? हमें पता है सासू माँ कि मोनिका और देवर जी की शादी है, लेकिन हम दोनों भी तो उसकी जेठानियाँ हैं, तो हमारा सुंदर दिखना भी तो जरूरी है। शादी से 2 दिन पहले मैं तुम दोनों को एक साड़ी दिलवा दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे कोई फालतू खर्चा नहीं करना है। तो तारा बहू कल तू उस साड़ी वाले को बुला ले, और हाँ दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो, कल की साड़ी कलेक्शन मैं सिर्फ मोनिका बहू के लिए ही लूंगी, और तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी तो सिर्फ इतना करना कि साड़ी पसंद करवाने में मेरी मदद कर देना। ये कहकर सरला अंदर चली जाती है। उसकी बातें सुनकर तारा और कविता को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं और खाना बनाते हुए आपस में बातें करते हुए कहती हैं, कविता दीदी कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा सासू माँ का? वही तो, अपनी तो कोई वैल्यूज नहीं है, सारा दिन काम हम करें और जो अभी आई ही नहीं है उसके लिए सासू माँ कितनी पागल हो रही है। अभी ये हाल है तो जब वो घर पर आ जाएगी तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा। मैं तो कहती हूँ उस मोनिका की वजह से सासू माँ की ऐसी बेइज्जती हो कि सब देखते ही रह जाए, तब तो ये सब धरा का धरा ही रह जाएगा। वैसे मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है, अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा ऐसी भी क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। अच्छा ठीक है सुन। कविता तारा को सारा प्लान बताती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी वाला दिन भी आ जाता है। कविता और तारा दोनों सज धज कर बारात में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। बारात मोनिका के घर पहुंचती है। मोनिका भी लाल जोड़े में लिपट कर मंडप में आ जाती है। मोनिका के गहने देखकर सभी मेहमानों के होश उड़ जाते हैं। सरला ने बहुत ही भारी भरकम जेवर अपनी सबसे छोटी बहू के लिए बनवाए थे, लेकिन कविता और तारा को ये देखकर बहुत जलन होती है और आखिरकार मोनिका और रोहित की शादी हो जाती है। मोनिका शादी करके अपने ससुराल आती है तो सरला कहती है, ये है मेरी मोनिका बहू, जो दिखने में मेरी दोनों बहुओं से ज्यादा खूबसूरत है।
और शादी में जो गहने मैंने दिए हैं वो तो इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। ओले मेरी प्यारी बहू अब थक गई होगी। अरे ओ दोनों बहुओं, मेरी छोटी बहू के लिए कुछ खाने के लिए बना दो, और मोनिका बहू तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, तब तक ये दोनों कुछ बना कर ले आएंगी तुम्हारे लिए। गुस्से में बड़बड़ाते हुए कविता और तारा किचन में चली जाती हैं और मोनिका के लिए खाना बनाती हैं। फिर वो दोनों खाना बनाकर मोनिका को खाने के लिए देती हैं, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे बाद ही मोनिका को बहुत तेज दस्त लग जाते हैं। वो बार बार शौचालय आती जाती है। शाम को सभी रिश्तेदार मोनिका की मुंह दिखाई के लिए आते हैं, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो बाहर नहीं जा पा रही थी। ये देखकर सरला बहुत गुस्सा होती है और वो मोनिका से जाकर कहती है, ये सब क्या है मोनिका? सब रिश्तेदार तेरी मुंह दिखाई के इंतजार में बैठे हैं और तू है कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही। सासू माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकती। लेकिन हुआ क्या है? सासू माँ मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे दस्त लग गए और बार बार मुझे हल्का होने के लिए शौचालय जाना पड़ रहा है। उधर कविता और तारा अपने कमरों में बैठकर मोनिका को परेशान होता देख इस बात का आनंद ले रही होती हैं। वो दोनों आपस में मोनिका की हालत को लेकर बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ सरला आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। ओह, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है। बेशर्मो, तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? इस मोनिका ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था? अरे नाराजगी तो मुझसे थी, इसकी सजा मुझे दे देती, लेकिन उस बेचारी के साथ ऐसा क्यों किया? उसने तो कभी तुम दोनों के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा। तुम दोनों को कोई अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से उस बेचारी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है? इसके बाद सरला मोनिका की मुंह दिखाई कुछ दिनों के लिए टाल देती है और डॉक्टर को बुलाकर मोनिका को दवाई दिलवाती है। हफ्ते भर बाद मोनिका पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कविता और तारा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और फिर वो दोनों मोनिका से माफी मांगती हैं। फिर वो सभी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहती हैं। जमींदार साहब आज अपनी गलती पर खुद ही शर्मिंदा थे। आज उनके घर की इज्जत पर दाग लगते लगते बच गया। चौधरी साहब, हमने ब्लैकमेल करने वाले दोनों गुंडों को पकड़ लिया है। वो गुंडे वीरपुर गांव पर बहुत समय से नजर रखे हुए थे और वो ये भी जानते थे कि वीरपुर गांव की औरतें खुले में नहाती हैं। पर हमें खुशी है कि आपकी छोटी बहू सुधा ने जो हिम्मत दिखाई और उन बदमाशों के खिलाफ हमारी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई, उसकी हमें दाद देनी होगी। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलती हूँ, नमस्ते। मैंने आपको कितनी बार समझाया था, घर की बहुओं का खुले में नहाना ठीक नहीं, पर आप नहीं माने। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहुओं के लिए घर में गुसल खाने की व्यवस्था जरूर करूंगी। वीरपुर गांव जहां घरों में गुसल खाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए गांव की औरतें खुले में नहाने को मजबूर थी। अरे नई बहू, सोकर उठी नहीं क्या? स्नान के लिए नदी पर जाना है। बड़ी भाभी, नहाने के लिए नदी पर? लेकिन यूं खुले में नहाते हुए कोई देख लेगा तो? हाँ सुधा, इस गांव में औरतें खुले में ही नहाती हैं और वैसे भी गांव के लोगों को पता है कि जिस समय गांव की औरतें नदी पर नहाने जाती हैं, उस समय गांव के मर्द नदी के आसपास भी नहीं फटकते। अच्छा अब देर मत करो, वैसे भी नदी किनारे इस समय सुनसान होता है, हम जल्दी से नहाकर आ जाएंगे। मालिनी और सुधा नदी पर नहाने के लिए जाती हैं। गांव की बहुत सी औरतें पहले ही नदी पर नहा रही थी। सुधा को बहुत शर्म आ रही थी। मालिनी भाभी, ये तो बहुत अजीब लग रहा है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अरे काहे का शर्मा रही हो बहू रानी? हमें इतने साल हो गए, आज तक तो हमें किसी ने देखा नहीं, तो अब कौन देखेगा? चौधरी साहब से सब डरते हैं, इसलिए नदी किनारे कोई मर्द नहीं आता, सिर्फ औरतें ही नहाती हैं। सुधा को बहुत अजीब महसूस हो रहा था, पर वो करती क्या? मजबूरी में उसे मालिनी और बाकी की गांव की औरतों के साथ नदी में उतरना ही पड़ता है। बड़ी मुश्किल से सुधा नदी में नहाकर घर आती है। अब तो रोजाना ही वो मालिनी और बाकी की गांव की औरतों के साथ नदी पर नहाने लगी। धीरे धीरे जब सुधा को लगा कि सचमुच नदी के आसपास सिर्फ औरतें ही आती हैं, तो वो थोड़ी बेफिक्र हो गई। पर एक दिन जब सब बहुएं नदी पर नहा रही थी, मालिनी भाभी, लग रहा है कोई हमें देख रहा है। नहीं तो तुम्हारे मन का वहम है, लगता है तुम्हारा डर अभी तक नहीं गया है। चलो जल्दी से नहा लो, फिर घर चलते हैं। अगले दिन भी सुधा को ऐसा ही महसूस हुआ। मालिनी भाभी, मैं कह रही हूँ ना कि कोई है जो हमें देखता है, मुझे बार बार गलत महसूस नहीं हो सकता। अरे बहू रानी,
तुम बेकार में ही डर रही हो। किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमें नहाते हुए देख ले। और ये सच था। गांव वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव की बहुओं को खुले में नहाते हुए देख ले। तो आखिर कौन था जो उन सबको खुले में नहाते हुए देख रहा था? अरे यार मगन, ये गांव तो बहुत बढ़िया है यार। तूने बिल्कुल सही जगह का पता लगाया बे। खुले में नहाती इन गांव वालों की बहुओं के हमने बहुत ही बढ़िया फोटो अपने फोन में निकाल ली है बे। वही तो, मैंने बिल्कुल सही गांव का पता लगाया ना। अब इन फोटोओं का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया बे। गांव के चौधरी की दोनों बहुएं भी उन औरतों के साथ ही नहाने आती हैं। चौधरी की बहुओं को ब्लैकमेल करके अच्छे खासे सोने के जेवर और रुपए ऐंठ लेंगे। और तू तो जानता ही है, ये गांव की भोली भाली बहुएं शर्म से किसी को कुछ नहीं बताएंगी। तो ठीक है, किसी दिन रास्ता रोककर ये फोटोएं उन्हें दिखा देते हैं। तो देर किस बात की है? कल दिन में जब वे दोनों नहा कर जा रही होंगी तभी रास्ते में उन्हें पकड़ लेंगे। अगले दिन मालिनी और सुधा नदी पर नहाकर जब हवेली की तरफ जा रही थी तो नदी से थोड़ी दूरी पर जगन और मगन नाम के उन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन दोनों को फोटो दिखाने लगे। दोनों बहुएं डर गईं। अब अगर तुम दोनों नहीं चाहते कि ये फोटो गांव में हर कोई देखे या फिर गांव से बाहर और भी जगह ये फोटो पहुंचे, तो जैसा हम कहते हैं वैसा तुम दोनों करोगी? नहीं नहीं, हमारी ये फोटो किसी को मत दिखाना। तुम्हें क्या चाहिए हमें सीधी तरह बता दो। अगर तुम चाहती हो कि हम ये फोटो किसी को न दिखाएं और अपने फोन से हटा लें, तो कल दोपहर तक 2 लाख रुपए नकद और सोने के जेवर एक बैग में भरकर तुम दोनों हमें ला कर दोगी। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो। हम कल दोपहर तक तुम्हारी ये मांग पूरी कर देंगे। पर तुम तब तक ये फोटो किसी को नहीं दिखाओगे। मालिनी पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो दोनों घर लौट आती हैं। मालिनी भाभी, हम ये गलत कर रहे हैं। अन्याय के सामने झुकना कायरता है। हम अन्याय को छूट दे रहे हैं। उन मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। उनकी मांगे पूरी करके तो हम उन्हें और बढ़ावा दे रहे हैं। आज वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे। ये सरासर गलत है भाभी। तो हम कर भी क्या सकते हैं सुधा? हमारी फोटो बदमाशों के पास है। हम ये बात किसी से नहीं कह सकते। बदमाश हमारी फोटो हर जगह दिखा देंगे। पर सुधा बहुत हिम्मत वाली थी। वो मालिनी को बिना बताए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहाँ पर लेडी ऑफिसर को सारी बात बताती है। सुधा, तुम चिंता मत करो। मैंने ऐसे गुंडों को बहुत सीधा किया है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। सुधा पुलिस की मदद ले चुकी थी। अगले दिन वो मालिनी के साथ बदमाशों की बताई जगह पर पहुंचती है। गुंडे जैसे ही मालिनी और सुधा के पास आते हैं तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस को देखकर गुंडे घबरा जाते हैं। पकड़ लो इन गुंडों को। सीधी साधी गांव की औरतों को